बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम नाग राजा के पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पहले तो मुझे आखिरी वार करने में सख्त मुश्किल पेश आई और मेरा वार हमेशा खाली जाता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी नाकामी मुसलसल कामयाबियों में बदलती गई और फिर मेरा वार ठीक निशाने पर पड़ने लगा। 3 महीनों के बाद जब मेरे इस अजीबो गरीब रक्स में मजबूती पैदा हुई तो चचा जमाल ने मेरे हाथ में बजाय छड़ी के एक नहायत बरीक धार वाली तलवार पकड़ा दी। अब मेरे सामने एक जलती मशल की बजाय एक कफूरी शमा रोशन होती और मुझे इसके शोले पर वार करना पड़ता। इसी दौरान चचा जमाल कहीं से सपेरे वाली बीन भी ले आए। वो बीन बचाते और मैं रक्स करने में माहूर रहता। बीन के बिल्कुल आखिरी सिरे पर चचा जमाल मुझे एक खास किस्म का इशारा कर देते थे और मैं तेज रफ्तारी से शमा के शोले पर तलवार से हमला करके इसे काट कर रख देता और शमा अपनी जगह साकत रह जाती। शोले के कट जाने से चचा जमाल नहायत खुश होते और मुझे शाबाश देते। ये अजीबो गरीब रक्स करते हुए पूरा 1 साल गुजर गया और मैंने इस फन में मुकम्मल महारत हासिल कर ली। 1 साल की मेहनत के बाद एक दिन चचा जमाल ने मुझसे कहा कि अब मेरे असल इम्तिहान और कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। मैंने जवाबन कहा कि मैं हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। उस रात चचा जमाल ने मुझे एक बुनी हुई चिड़िया दी। अब रोजाना चचा जमाल सोते वक्त वैसी ही एक चिड़िया बुनी हुई मुझे देते। 1 हफ्ते के बाद मैंने अपने आप में हैरत अंगेज तब्दीली महसूस की। मैंने चचा जमाल से ये कैफियत बयान की। चचा जमाल बहुत खुश हुए और कहने लगे, यही तो वो कठिन और मुश्किल इम्तिहान है जिससे मुझे गुजरना है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी जिन्स तब्दील करके एक मुकम्मल औरत का रूप धारने वाला हूँ और इसके बाद जब मैं एक दूसरे और आखिरी इम्तिहान में कामयाब हो जाऊंगा तो वो मुझे दोबारा मर्द बना देंगे। मैंने ये सब जानकर चचा जमाल के सामने किसी घबराहट का इजहार नहीं किया और हर किस्म के हालात का मुकाबला करने की ठान ली। मैंने सोचा अगर वो मुझे मर्द से औरत बना सकते हैं तो ये इनके लिए कोई मुश्किल बात ना होगी कि वो मुझे औरत से दोबारा मर्द बना दें। 3-4 महीने के अंदर अंदर मेरे सीने पर उबार पैदा होके मेरे बाल भी हैरत अंगेज तौर पर बढ़ने लगे, हत्ता कि मैं मुकम्मल औरत बन गई। औरत बनने के साथ साथ मेरे लबो लहजे में हैरत अंगेज तब्दीली आई। चचा जमाल मुझे अब यास्मीन के नाम से पुकारने लगे थे। इन्हीं हालात में मैंने और चचा जमाल ने सुंदरबन के जंगलों में 2 साल गुजार दिए। अब मैं 18 साल की एक हसीनो जमील दोशीजा थी। मेरे जज्बात और एहसास और ज़हनी कैफियत भी निस्वानी रंग इख्तियार कर चुके थे। 2 साल गुजरने के बाद एक दिन चचा जमाल ने मुझसे कहा कि यास्मीन बेटी, अब हम अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। हमारी मंजिल नागा पर्वत के गहरे गार और बुलंद तरीन चोटियां हैं। मंजिल मकसूद पर पहुंचकर अगर हम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए तो ये एक ऐसा कारनामा होगा जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर समेटकर हम लोग अपने पुर खतर और दुश्वार गुजार लंबे सफर पर रवाना हुए। सुंदरबन के जंगलों से होते हुए हमने हिमालय की बुलंद चोटी का रास्ता लिया। हमारा सफर नहायत ही दुश्वार गुजार था, लेकिन ये एक अजीब बात थी कि एक खास किस्म की बूटी का रस पीकर मुझे और चचा जमाल को ना भूख प्यास सताती और ना ही थकावट महसूस होती। चचा जमाल को ये बूटी हिमालय की तराई में मिली थी। हिमालय की पहाड़ी से निकलते निकलते हमें पूरे 10 माह लग गए और फिर एक दिन जबकि हम एक बर्फीले पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचे तो चचा जमाल ने चलाकर कहा, यास्मीन बेटी, वो रही नागा पर्वत की चोटियां। और मैंने सामने की तरफ देखा तो फितरत की दिलकश खूबसूरती समेटे नागा पर्वत की बुलंद तरीन चोटियां आसमान को छू रही थी। नागा पर्वत पर जमी हुई बर्फ से ऐसा लग रहा
تھا जैसे कि मेरे सामने शीशे का एक बुलंद तरीन पहाड़ आ गया हो। ये एक अजीबो गरीब मंजर था और मैं देर तक खड़ी इसका नजारा करती रही। नागा पर्वत के दामन में एक कटोरा नुमा झील वाक़या थी। चचा जमाल ने इसी झील के किनारे एक कुशादा गार में डेरा डाल दिया। चचा जमाल रोजाना सुबह सवेरे किसी खास चीज की तलाश में निकल जाते और फिर शाम डले वापिस आते। एक दिन चचा जमाल दोपहर के वक्त वापिस आए और मुझे खुशखबरी सुनाई कि इनकी मतलूबा जगह इन्हें मिल गई है। अगले दिन सुबह सवेरे हम दोनों ने अपना सामान उठाया और झील के किनारे किनारे चलने लगे। चलते चलते हमें झील में से पानी की एक पतली सी शाख निकलती हुई मिली। ये शाख कुछ दूर जाकर एक पहाड़ के दहाने में गिर रही थी। चचा जमाल ने अपने थैले में से एक मशल निकाली और इसे जलाकर हम दोनों गार के अंदर घुस पड़े। गार में हम जितना बढ़ते रहे हमें गर्मी का एहसास होने लगा। आखिरकार हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। हमारे पांव के नीचे से गुजरता हुआ झील का पानी अब नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म हो गया था और अब वो बुखारात की शक्ल इख्तियार करने लग गया था। यहाँ पहुंचकर चचा जमाल ने मशल मेरे हाथ में पकड़ा दी और खुद अपने थैले से कुछ गोलियां निकाली। एक गोली मुझे निगल जाने के लिए दी और एक खुद अपने मुंह में रख ली। गोली निकलते ही हमने गर्मी की शिद्दत में हैरत अंगेज कमी महसूस की। अब गार में आगे की जानब पानी नहीं था बल्कि इसने अपना रुख दाएं तरफ एक ढलान की तरफ मोड़ दिया था। हम गार में आगे की जानब बढ़ते रहे। अब गार कुशादा होता चला गया था और पत्थरों की रंगत स्याही माइल से सफेदी माइल रंग में तब्दील होने लगी थी। आगे पहुंचकर गार के पत्थर सफेद चूने की तरह हो गए और इनमें से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। यहाँ पर चचा जमाल ने मशल बुझाई क्योंकि गार में खूब रोशनी थी। उन्होंने मुझे कपड़े उतारने को कहा। मैंने अपने जिस्म से सारे कपड़े उतार दिए। चचा जमाल ने मेरे हाथ में एक बोतल थमा दी और इसके तेल को अपने जिस्म पर लगाने को कहा। मैंने इस तेल से अपने सारे जिस्म की मालिश शुरू कर दी। तेल लगने ही के साथ मेरे जिस्म से एक तेज किस्म की नागवार सी बू आने लगी। चचा जमाल ने इसके बाद मेरे हाथ में मेरी रक्स वाली तलवार थमा दी और खुद बीन लेकर बैठ गए। बीन बजाने से पहले चचा जमाल ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जिस्म से जो बू आ रही है वो नाग राजा के जिस्म से उठने वाली बू की तरह है। ये बू नाग रानी को मस्त कर देगी। मेरे बीन बजाने पर नाग रानी जो कि इस गार के अंदरूनी गोशों में रहती है बाहर निकल आएगी। इसका रंग बिल्कुल सफेद होगा और इसके सर पर ताज होगा। इसके मुंह से खौफनाक फुनकार निकलने की आवाज आएगी और मुंह से धुआं भी निकलेगा। लेकिन मुझे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि नाग रानी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नाग रानी को देखते ही तुम रक्स शुरू कर देना और जब बीन का नागी राग नाग रानी को मस्त कर दे और वो भी तुम्हारी तरह नाचने लगे और नाचते नाचते जब वो अपनी दुम पर खड़ी हो जाए तो उस वक्त तुम इसके सर पर तलवार सवार करके इसका फन काट देना। चचा जमाल की हदायत को जहन नशीन करके मैं नाग रानी का इंतजार करने लगी। चचा जमाल ने बीन बजाना शुरू की। थोड़ी ही देर में मैंने एक तेज फुनकार की आवाज सुनी और मैं दहशत और खौफ से सुन होकर रह गई। जब मैंने अपने सामने तकरीबन 1 गज लंबी सफेद रंग की एक खौफनाक नागन को गार के अंदर से नमूदार होते देखा। ये नाग रानी थी। इसका रंग बिल्कुल सफेद था और फन पर सुरख सुरख दबे इसके मुंह से धुआं निकल रहा था और जिस्म से एक अजीब तरह की नीली रोशनी। इसका फन बहुत चौड़ा था और इसकी आंखें खुदा की पनाह बिल्कुल इंसानी आंखों से मुशाबा और नहायत हसीन थी। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गई और टिकटिकी बांधकर मेरी आंखों में घूरने लगी। मैं इसकी आंखों की ताब ना ला सकी और बेहोश होने के करीब थी कि चचा जमाल ने अपनी बीन नाग रानी के सामने लहराई। मैं संभल गई और अपना रक्स शुरू कर दिया। नाग रानी ने चचा जमाल पर एक जोरदार फुनकार मारी लेकिन चचा जमाल ने इसका वार खाली कर दिया और मेरे पीछे आ गए। इसी वक्फे में मैं मुकम्मल तौर पर संभल गई। मैं मुख्तलिफ जावियों से नाग रानी के आगे लहरा रही थी और इसकी आंखों के मरकज को बदलती जाती थी। नाग रानी ने मुझ पर कई हमले किए लेकिन मैंने इसका हर वार बड़ी फुर्ती से बचाया और फिर तकरीबन 1 घंटे की खौफनाक कशमकश के बाद जब बीन का नागी रक्स अपने रूज पर पहुंच गया
तो अचानक नाग रानी ने एक जोरदार अंगड़ाई ली और मस्ताना वार अपनी दुम पर खड़े होकर रक्स शुरू कर दिया। अब मेरे लिए इसके वार को खाली जाने देना नहायत ही मुश्किल हो गया था। मेरे रक्स के हर बदलते जाविये के साथ नाग रानी का जिस्म भी मकनातीसी तौर पर इसी तरफ हो जाता। नाग रानी की आंखों का हुस्न और जादू बढ़ता ही गया और मेरे जहन पर मदहोशी अपना असर जमाने लगी। इसी असना में चचा जमाल ने बीन पर अपना मखसूस इशारा दिया और जैसे मैं होश में आ गई और फिर दूसरे लम्हे मेरी तलवार बरक रफ्तारी से लपकी और नाग रानी का फन तन से जुदा जमीन पर लौट रहा था। इसका जिस्म इसी तरह एक छड़ी की मद तनहा खड़ा था और फिर वो एक झटके से जमीन पर गिर पड़ा। चचा जमाल ने बीन बजानी बंद कर दी और जल्दी से नाग रानी के सर और बकिया जिस्म को उठाकर अपने थैले में डाला और हम गार से बाहर निकल आए। बाहर निकलकर चचा जमाल ने आग जलाई और नाग रानी के जिस्म को भूनकर मुझे खिलाया। मैंने भी इसे मछली की तरह खाया। रात हमने झील के किनारे गुजारने का फैसला किया और फिर हम दोनों सो गए। आधी रात के वक्त जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर दंग रह गई कि मेरी जिल्द की रंगत बिल्कुल सफेद हो गई और मेरे जिस्म से एक अजीब खुशबू के निकलने के साथ एक अजीब तरह की नीली रोशनी भी फूट रही है। ये रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि इस गार के अंदरूनी हिस्से के पत्थरों और नाग रानी के जिस्म से निकल रही थी। मेरे जिस्म से निकलने वाली खुशबू ने मेरे ज़हन को एक अजीब तरह का सुरूर दिया और मैं दोबारा सो गई। सुबह उठते ही मैंने अपने जिस्म में एक खास कुव्वत और तवानाई महसूस की। मैंने जब आईने में अपना अक्स देखा तो मैं दंग रह गई कि मेरा चेहरा गुलाब के फूल की रंगत अख्तियार कर गया है और मेरी आंखों में नाग रानी की आंखों का हुस्न और चमक पैदा हो गई थी। चचा जमाल ने जब मेरी हालत में ये तब्दीली देखी तो बहुत खुश हुए और मुझे मेरी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और फिर उसी दिन हम नागा पर्वत की बुलंद तरीन चोटियों पर चढ़ने के लिए अज़म सफर हुए। चढ़ाई सख्त दुश्वार गुजार थी और पहाड़ पर सिवाय बर्फ के दूसरी किसी चीज का नाम न था। जहाँ भी नजर जाती बर्फ ही बर्फ नजर आती। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 4 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।